नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 8 सुधा मूर्ति। पाठ का नाम है सुधा मूर्ति। ये पाठ संकलित है। सुधा मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा की मूर्ति हैं, प्रेरणा की एक स्रोत हैं। सुधा मूर्ति ने अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो लोग समझते थे कि महिला होकर ये हासिल करना असंभव है। सुधा मूर्ति ने लोगों की इस विचारधारा को बदल दिया कि महिलाएं जीवन में कुछ नहीं कर सकती। इन्होंने हर वो काम कर दिखाया जो असंभव सा जान प्रतीत होता था। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य को कुशलता से कर सकती हैं, इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस कृति मतलब इस रचना का यह संदेश है कि जात और लिंग के बीच कोई भेदभाव ना रखा जाए। अक्सर समाज में देखा जाता है कि लिंग का भेदभाव अत्यधिक किया जाता है। लिंग भेदभाव सबसे ज्यादा है। महिला पुरुष इनका भेद होता है। महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकती, महिलाओं को ये कार्य करने का इजाजत नहीं है। ये इस आधुनिक युग में महिलाओं ने साबित करके दिखा दिया है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी बहुत सी महान विभूतियां हैं हमारे भारतवर्ष में रही हैं और विश्व भर की स्त्रियों ने ये करके दिखा दिया है। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हमेशा वो चलती रही हैं और आज भी इस आधुनिक युग में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, उनका महत्वपूर्ण योगदान भी है। ये कहानी या ये पाठ आपको इस बात का बोध कराएगा कि महिलाएं हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये कहानी सुधा मूर्ति जी की है। इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा ऊंचाइयों को छूती रहीं। बात 1974 की है। बेंगलुरु में बहुत गर्मी पड़ रही थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति। छोटे नोटिस बोर्ड पर बहुत ही छोटे अक्षरों में एक पंक्ति लिखी थी जो कि काफी आश्चर्यचकित करने वाली थी। सुधा मूर्ति ने उस पंक्ति को पढ़ा और काफी आघात भी हुआ और काफी आश्चर्यचकित भी हुई। आखिर क्या लिखा था उस पंक्ति में? लिखा था उस अंतिम पंक्ति में बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न करें। यानी कि फिर भेदभाव हुआ एक महिलाओं के साथ कि महिलाएं इंजीनियर पद पर कार्य नहीं कर सकती। आगे देखते हैं। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हां, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यह भेदभाव, भारतवर्ष में यह भेदभाव उनको नागवारा गुजरा। उन्होंने ठान लिया कि इस भेदभाव को मिटाना ही पड़ेगा और खुद खड़े हो गई उस भेदभाव से लड़ने के लिए। स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, इतना भेदभाव, बात उसे कुछ पची नहीं, उनसे ये बात पची नहीं और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि इस बात का खंडन मुझे करना ही होगा, इस बात का विरोध मुझे करना ही होगा। महिला जाति से इतना भेदभाव क्यों? वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान आई थी
और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेंगी और डट कर करेंगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, लेकिन इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। उन्हें उनके प्रमुख का नाम पता था। उन्होंने उन्हीं को पत्र लिख डाला। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग तो लगाए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपका योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूं। मैं हैरान हूं कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। उन्होंने JRD टाटा से एक पत्र के माध्यम से, एक लेटर के माध्यम से इस भेदभाव के बारे में सूचित किया और उनसे प्रश्न किया कि कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उन्हें तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना था। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ, इंटरव्यू उनका प्रारंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनका उन्होंने सही उत्तर भी दिया। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजें। क्यों लिखा? क्योंकि यह फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती, ना ही कभी महिला की नियुक्ति हुई है और ना ही कभी होगी। कार्य मुख्य स्थल था। नौकरी जो थी वो मुख्य कार्यस्थल की थी। इस वजह से उन्होंने ये बात लिखी, महिला आवेदन न करें। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। और उन्होंने, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने स्नेहमयी वाणी से कहा कि तुम्हें तो अनुसंधान शालाओं में जाना चाहिए, वहां जाकर कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें तो फिर सुधा मूर्ति जी ने कहा, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। सुधा मूर्ति ने बहुत ही दृढ़ता के साथ ये कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद वह वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। बधाई हो आपको बतौर इंजीनियर, सुधा मूर्ति से कहा, आपको बतौर इंजीनियर नियुक्त किया जाता है। टेल्को यानी कि टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। नाम था इनका सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन कर ली। इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन करने के बाद दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन भी बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य करती रहीं। उन्हें समाज कल्याण की बहुत परवाह थी, बहुत फिक्र थी और वो समाज कल्याण से हमेशा जुड़ी रहीं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप भी दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों में उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पुट्टुमलाई
बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य भी करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा का 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय भी खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति की भी घोषणा की और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर का वितरण भी किया। उन्होंने युवा पीढ़ी और पूरे समाज के भविष्य के लिए अनेक कार्य किए। कुछ कार्य यहां दिए गए हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। उन्होंने शिक्षा पर विशेष योगदान दिया। जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते थे परीक्षा, उनको लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान भी किया। आधुनिक कंप्यूटर भी प्रोवाइड करवाए, पुस्तकालयों को भी बनवाया गया। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति ने उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार भी दिए गए। उन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए और लगभग 13 पुस्तकों को भी उनके द्वारा लिखा गया, जिनमें से प्रमुख हैं कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार। कुछ पुरस्कार उन्हें सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। वो पुरस्कार हैं कर्नाटक सरकार द्वारा दिया गया राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002। ये वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा दिया गया था और एक पुरस्कार इन्हें और दिया गया। इस पुरस्कार का नाम है राज लक्ष्मी पुरस्कार। इन्हें कई पुरस्कारों से इनके समाज सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। इन्होंने महिलाओं के लिए एक आदर्श बनकर ये उभरी और इन्होंने महिलाओं के लिए एक विशेष मार्ग दिखाया, एक अलग मार्ग दिखाया और समाज को, रूढ़िवादी लोगों को यह बता दिया कि महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं हैं। वो अगर अपनी दृढ़ इच्छा से चाहें तो वह कुछ भी कर सकती हैं। सुधा मूर्ति ने समाज को यह साबित करके दिखा भी दिया। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या बालिकाओं की, कन्याओं की, लड़कियों की होती है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वो कभी फूला नहीं समाते। उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे बाद और भी कई लड़कियां ऐसी हैं और भी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को फिर समझा और उनके मार्ग पर चली और उन्नति के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ती रहीं। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये संदेश भरा ये पाठ काफी कुछ सिखा के जाता है, काफी उन्हें मार्गदर्शन भी करता है। आज इस आधुनिक युग में महिलाओं कभी भी अपने आप को कोई भी व्यक्ति कम न समझे। अपनी क्षमताओं को पहचानो और रोज उसको परखो और हमेशा परिश्रम करते रहिए और ऊंचाइयों को छूते रहिए। सुधा मूर्ति के इस पाठ से सीख हमें मिल जाती है। सीख में कहा गया है, अंतिम जैसा कि पाठ की अंतिम पंक्तियां हैं, महिलाओं को संबोधित भी उन्होंने किया है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, हमारे मार्ग में कई विपत्तियां भी आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों से डरना नहीं है, उनका सामने डटकर मुकाबला करना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इन पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।